सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और जैसा कि आप मेरा प्रोफाइल देख रहे हैं, मैं एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हूँ, बैचलर इन एजुकेशन हूँ। यूपी टेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और इस समय टीजीटी एसएसटी हूँ। ये कुछ बेसिक मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से, जिसका नाम है नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। आज हम नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्रांस के एक मिलिट्री लीडर थे। ये नेपोलियन बोनापार्टे की एक पेंटिंग है जो कि आपने क्लास 9th में देखी होगी। डेविड ने इनको बनाया था, इस चित्र को। ये नेपोलियन बोनापार्टे की कुछ तस्वीरें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे के जीवन के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की। नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म 15 अगस्त 1769 को अजासियो नामक जगह पर हुआ था, जो कि फ्रांस में पड़ती है। इनकी मृत्यु 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में लॉन्गवुड हाउस, लॉन्गवुड, सेंट हेलेना नामक स्थान पर हुई थी। इनके कुछ निकनेम्स भी हैं, जैसे नेपोलियन फर्स्ट, द लिटिल कॉर्पोरल, नेपोलियन बोनापार्टे। इन सब नामों से ही जाने जाते हैं। फादर का नाम क्या है इनके? कार्लो बुआनो पार्टे, और मदर का नाम है लेटिजिया रेमोलिनो। नेपोलियन बोनापार्टे वॉज अ फ्रेंच मिलिट्री लीडर एंड पॉलिटिकल लीडर टू। विद हिज इंट्रोडक्शन डेमोक्रेसी वॉज डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस। मतलब नेपोलियन बोनापार्टे के आगमन पर फ्रांस में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया और फिर से वहाँ पर राजतंत्र आ गया था। नेपोलियन बोनापार्टे वहाँ का राजा बन गया था। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। अर्थात 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा भी शुरू कर दी थी। देखिए, नेपोलियन जो था वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। वो केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसका एम क्या था कि हम पूरे के पूरे यूरोप पर राज्य करें। तो उसने यही किया। उसने पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। ये कुछ नेपोलियन के बारे में और जानकारी है कि इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था, जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया। 6 वर्षों के अंत में वहां उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे संखी या आर्सेनिक का विष देकर मार डाला। अब समझिए, नेपोलियन पहले मिलिट्री लीडर था, फिर उसने फ्रांस को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचाया और फ्रांस पे खुद से राज करने लगा और पूरे यूरोप में फ्रेंच आर्मीज़ को लेकर के उनको कन्क्वेयर करने के लिए निकल पड़ा। अच्छी चीज़ उसने की, ये कोड बनाकर। इस कोड का नाम क्या था? नेपोलियनिक कोड, और इसका दूसरा नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन एम्बिशियस आदमी था ही। उसे सिर्फ फ्रांस पर कब्जा नहीं करना था, उसे तो पूरे के पूरे यूरोप पर कब्जा करना था। और पूरे यूरोप पर कब्जा करने के लिए आपको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए नेपोलियन ने एक लॉ बना दिया कि मैं जहाँ जहाँ जिस भी लैंड या टेरिटरी को कब्जे में करूँगा, वहाँ पर ये सारे के सारे रूल्स फॉलो होंगे। एक तरह की रूल बुक है ये सिविल कोड ऑफ 1804। मतलब जनता पर शासन चलाने के नियम हैं।
जिनके अनुसार नेपोलियन ने अपने जनता पर राज्य किया। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। मतलब समाज में सुधार लाने के लिए उसने कुछ नियम बनाए थे, जिन नियमों को हमें अब पढ़ना है। मैंने स्लाइड पर सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि नेपोलियन के सिविल कोड में नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए थे समाज में, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। हम लोग वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पॉइंट है, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, अर्थात जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। देखिए, फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें क्या था कि प्रथम जो 2 एस्टेट्स थे, आपको पता ही होगा कि 3 एस्टेट्स हुआ करते थे। पहला नोबिलिटी, दूसरा क्लर्जी और तीसरा थर्ड एस्टेट। अब इसमें क्या था, इसमें प्रथम जो 2 एस्टेट्स थे, मतलब कुलीन वर्ग नोबिलिटी और पादरी वर्ग क्लर्जी, इन दोनों एस्टेट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। मतलब जो इनमें जन्म लेता था, इन 2 वर्गों में, उसको जन्म पे ही कुछ विशेषाधिकार मिल जाते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। मतलब ये लोग टैक्स ही नहीं देते थे। प्रथम जो 2 एस्टेट्स था वो टैक्स ही नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? केवल थर्ड एस्टेट के लोग देते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। उसने बोला कि भैया आप टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट स्टेट के हों, चाहे आप सेकंड स्टेट के हों, चाहे आप थर्ड स्टेट के हों। इससे मतलब नहीं है, अगर आपको हमारे राज्य में रहना है तो आपको सबको टैक्स देना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात, कानून के समक्ष बराबरी, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। नेपोलियन ने बोल दिया कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। आपने अगर अपराध किया है तो आप किसी भी वर्ग के हैं, आपको सजा वही मिलेगी जो उस अपराध के लिए सुनिश्चित की गई है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, आप किसी भी एस्टेट के हों। तीसरा पॉइंट है, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। पहले फ्रांस में क्या हुआ करता था कि प्रॉपर्टी या तो क्लर्जी के पास होती थी और या तो नोबिलिटी के पास होती थी। अभी नेपोलियन ने बोला कि आपके पास पैसे हैं तो भैया आप प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एस्टेट के हों। आपके पास पैसा है, आप प्रॉपर्टी खरीदिए। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है फ्रांस में, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एस्टेट वाला कोई झाम नहीं है। अब आपके पास पैसा है, आप जाइए अपना प्रॉपर्टी खरीदिए, चाहे आप थर्ड एस्टेट के हो, चाहे आप फर्स्ट एस्टेट के हो, चाहे आप सेकंड एस्टेट के हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। अब फोर्थ पॉइंट है, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे फ्रांस में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। मतलब सारा का सारा पद जो था वो केवल क्लर्जी और नोबिलिटी लोगों को ही था। थर्ड एस्टेट वाले तो बेचारे पहुंच ही नहीं पाते थे। इसने क्या किया, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो थे इनकी गवर्नमेंट में, मतलब जो भी ये शासन चला रहे थे, तो उसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली उसको थोड़ा सा ईजी बना दिया। पॉइंट नंबर 5 है, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। अब यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को समझिएगा। फ्यूडल सिस्टम एक प्रकार का जमींदारी सिस्टम हुआ करता था जिसमें एक लॉर्ड होता था और एक स्मॉल फार्मर होता था। अब स्मॉल फार्मर, छोटा किसान जो है, वो क्या करता है, उसको ये लोग क्या करते थे, स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। मतलब वो एकदम दास हुआ करता था। लॉर्ड के पास बहुत सारा लैंड और पैसा हुआ करता था। लॉर्ड के लैंड पर स्मॉल फार्मर जो है, छोटा किसान जो है, वो काम किया करता था और उसे काम करने का लॉर्ड को रेंट भी देना पड़ता था, जिसको ड्यूज बोलते थे, यानी कि किराया, और कभी कभी टैक्स भी देना पड़ता था। इस तरह का सिस्टम हुआ करता था जिसे फ्यूडलिज्म बोलते थे। अमीरी और गरीबी का भेदभाव यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा। लॉर्ड वो लोग होते थे जो नोबिलिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते थे। इनके पास पैसा भी खूब है, लैंड भी खूब है, और लॉर्ड को अक्सर यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स भी बोला जाता था। तो ये है आपका फ्यूडल सिस्टम। अब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने सारे फ्यूडलिज्म के शिकार फार्मर्स को आज़ाद कर दिया। पॉइंट नंबर 6,
फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। सर्फडम यानी कि स्लेवरी से आज़ाद कर दिया, फ्यूडलिज्म वाली स्लेवरी से आज़ाद कर दिया है यहाँ पर। मैनोरियल ड्यूज मतलब लॉर्ड को जो टैक्स देना पड़ता था छोटे किसान को फ्यूडलिज्म के तहत, वो भी उनके माफ़ कर दिए गए। सर्फडम मतलब भूदासत्व, मतलब अपनी ही भूमि या फिर दूसरे की भूमि पर जो किसान दास की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उससे जो है नेपोलियन ने मुक्ति दिला दी। पॉइंट नंबर 7 क्या है? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड क्या होता है इसको समझिए। गिल्ड कारीगरों या व्यापारियों का संघ था जो एक ही शिल्प और पेशे का पालन किया करते थे। सीधी भाषा में यूनियनबाजी या गुटबाजी कह सकते हैं आप। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड प्रतिबंध व्यापार या विनिर्माण के संदर्भ में संघ पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को संदर्भित करता है। मतलब एक जैसी गिल्ड में एक जैसे पेशे से जुड़े हुए लोग होते थे और वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। संघों में एक पर्यवेक्षण निकाय सुपरवाइजिंग बॉडी द्वारा विभिन्न शिल्पकारों, व्यापारियों और व्यापारियों के समुदायों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। नेपोलियन ने गुटबाजी भी बंद करवा दी कि भाई ये सब क्या बात है, आप इकोनॉमी को बढ़ने दीजिए, आप रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। तो उसने क्या किया? उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। पॉइंट नंबर 8 क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। देखो भाई, आपको बिजनेस करना है अगर कंट्री में, तो आपके पास अच्छा यातायात सुविधा होनी चाहिए ना। अब जब आप कच्चा माल बनाओगे, अपना माल रेडी करोगे, तो वो चलेगा तो सड़क पर ही। अब सड़क पर तभी तो यातायात अच्छे से हो पाएगा जब सड़क बनी होगी। तो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने यातायात और संचार व्यवस्थाएं, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी तो सूचनाओं का आदान प्रदान आप तुरंत तुरंत कर पाएंगे। इसीलिए उसने संचार व्यवस्थाएं और ट्रांसपोर्ट, इन दोनों चीज़ों को देश में अच्छा किया ताकि देश में बिजनेसमैन के लिए एक अच्छा माहौल बन सके और लोग खूब सारा प्रॉफिट कमा सकें। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। एक समान कानून, मानक भार तथा नाप। उसने क्या किया? उसने एक जैसे कानून बनाए पूरे देश में ताकि कोई कंफ्यूजन का माहौल ना हो, है ना। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स किया, मतलब जो नापने और तौलने का सिस्टम जो पूरे यूरोप में चल रहा था वो अलग अलग चल रहा था। तो उसने यूनिट्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया कि मतलब 1 मीटर में कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा, है ना, 1 लीटर में कितना आएगा। ये सब चीज़ें उसने फिक्स कर दी, मतलब अमाउंट उसने फिक्स कर दिया कि अब अलग अलग नहीं चलेगा। अब आपको जितना भी है स्टैंडर्डाइज यूनिट्स में वो फिक्स हो गया है कि मतलब इस यूनिट की इतनी नाप है, अब आप इस हिसाब से ही चलिए। पॉइंट नंबर 10 है अ कॉमन नेशनल करेंसी टू फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब एक राष्ट्रीय मुद्रा चला दी उसने कि एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। पहले क्या था? पहले फ्रांस में अलग अलग मुद्राएं चला करती थी अलग अलग क्षेत्र में। अब नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने कॉमन नेशनल करेंसी बना दिया कि भाई पूरे के पूरे फ्रांस की एक ही कॉमन नेशनल करेंसी होगी। जैसे मान लो उसने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिवरे बना दी। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है ना पूरे देश में, ऐसा तो नहीं है कि पूरे अलग अलग राज्यों में 28 राज्य में 28 करेंसी चलती है, सब जगह रुपए चलती है, सब जगह एक ही मुद्रा में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो नेपोलियन ने भी कॉमन नेशनल करेंसी बना दिया पूरे फ्रांस के लिए कि ये हमारी कॉमन नेशनल करेंसी है ताकि व्यापार में और वस्तुओं के आवागमन में सहूलियत हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपस में। उम्मीद है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और नेपोलियन के सिविल कोड में अब आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब जनता का रिएक्शन देखते हैं कैसा हुआ। रिएक्शन टू नेपोलियन इन यूरोप, मतलब पूरे के पूरे यूरोप में जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी नेपोलियन के लिए, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, तभी ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो पाएगा। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनिशियली इन हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वॉर्सो द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। मतलब देखिए शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड
और स्विट्ज़रलैंड, और साथ ही साथ कई शहरों जैसे ब्रसेल्स हो गया, मेंस हो गया, मिलान हो गया, वॉर्सो हो गया, इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले लोग थे ये। जनता ने शुरुआत में इनको ऐसे लिया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स वर हैप्पी विद द सिविल कोड ऑफ 1804। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी को चखा। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार, नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन इनिशियल इंथ्यूजियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी, अर्थात शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं। इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट देखें, यहाँ पे ए में लिखा है लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, दूसरा है इंक्रीज्ड टैक्सेशन, तीसरा है सेंसरशिप और चौथा है फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी आई। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, ओवरऑल टैक्सेस बढ़ गए, बढ़े हुए कर, मतलब नेपोलियन ने अंदर अंदर तो टैक्सों को कम कर दिया, लेकिन जो ओवरऑल जो टैक्सेशन था वो बढ़ गया। तीसरी बात है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या मतलब होता है? सेंसरशिप का ये मतलब होता है कि अब अगर आपको राजा जी के बारे में कुछ भी लिखना है, अच्छा या बुरा, तो उसकी परमिशन आपको जाकर के राजा जी से लेनी पड़ेगी। मतलब बिना नेपोलियन बोनापार्टे की परमिशन के फ्रांस में नेपोलियन के खिलाफ आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपने लिखा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी। और अगर आप राजा जी से परमिशन लेने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको परमिशन देंगे तो है नहीं, ये तो कहेंगे नहीं कि हाँ हाँ जाइए आप हमारे बारे में लिखिए, खूब गंदा गंदा लिखिए। तो सीधी सी बात ये हो गई कि अब आप नेपोलियन शासन को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भाई, नेपोलियन का सपना था कि उसको पूरे के पूरे यूरोप को जीतना है। अब पूरे के पूरे यूरोप को जीतने के लिए उसको चाहिए बड़ी सेना, और बड़ी सेना के लिए उसने क्या किया, उसने फ्रांस में जबरन भर्ती चालू कर दी। मतलब जिन लोगों को सेना में नहीं भी जाना था उनको भी ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे कि हमारी सेना को बड़ा करिए तभी तो हम जीत पाएंगे ना। देखिए लगातार अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो आपको बड़ी सेना चाहिए, और बड़ी सेना आपके हाथ में तभी रहेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेना में भर्ती करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जब सेना में आप भर्ती करेंगे तो देश में आपके प्रति नफरत का माहौल तो बनेगा ही। क्योंकि भाई जो लोग नहीं सेना में जाना चाहते हैं, जो लोग एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके साथ तो आपने भेदभाव कर दिया ना, उनको आप ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर दिए। तो शुरुआत में जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था नेपोलियन को लेकर के, वो जब ये सब घटनाएं घटने लग गई तो धीरे धीरे उनका उत्साह जो था वो कम होने लगा नेपोलियन के प्रति, और धीरे धीरे लोगों में नेपोलियन के प्रति नफरत बढ़ने लगी, और उसके सारे अच्छे किए हुए काम खराब होने लगे, जिनका रिजल्ट लास्ट में ये निकला कि नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में हार गए। आज के सेशन में आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में मैंने जितना भी डिस्कशन किया है वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो में मैंने जो भी पीपीटी यूज़ करी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आपको हमारे साथ अगर कनेक्ट होना है तो आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।